नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये MSSO PYQ का जो सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज के क्रम में और जो एक और हमारा MSSO के ऊपर जो थियरी का सीरीज चल रहा था, तो उस क्रम में हमने ये थियरी का आज ग्लोसरी यानी कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, MSSO के स्पेशल एग्ज़ाम्स में ये ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, तो उसी टर्म्स को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। और अभी तक जो MCRE की कोई हाल फिलहाल में कुछ ऐसा गाइडलाइन या नोटिस आया नहीं है एग्ज़ाम का, लेकिन मुझे लगता है कल तक आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है का जो पेस है वो बढ़ा दीजिए। ये मेरा पार्ट जो होगा 25 होगा थियरी वाले पार्ट का, MSSO का जो हम चला रहे थे। तो इसमें मैंने ये चूँकि पेड बैच में मैंने कराया हुआ था, तो पेड बैच में काफ़ी डिटेल डिस्कशन होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सकता है कर लूँगा। और ये एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो टर्म्स हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं कुछ कुछ, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट वे में आप इसको अगर क्लियरिटी रहेगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिसको हम लोग रूल ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं, रूल ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो पहला टर्म है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? ये बॉडी की एक सिम्टम्स, मतलब बॉडी में एक सिम्टम्स डेवलप होते हैं जो कुछ अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ बॉडी ऐसे ऐसे सिम्टम्स शो कर रही है। तो इसको बोलते हैं द बॉडीज़ एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। द बॉडी रेगुलेट टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग। तो पसीने से बॉडी अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और जब कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है या इन्फेक्शन होता है, इंटरनल इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है या और कुछ इशूज़ होते हैं, उससे पता चल जाता है। तो उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। डॉक्टर के पास आप गए और डेली ये जा रहे हो कह सर में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन दे रहा है और कहते हो अगले दिन कह रहे बहुत अच्छा दवाई था, बहुत अच्छे से आराम हो गया। तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। वो है ना, पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूव ड्यू टू बिलीफ इन ट्रीटमेंट रादर देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ। तो इसमें एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ, अ शुगर पिल रिड्यूसिंग पेन व्हेन द पेशेंट बिलीव्स इट इज़ रियल मेडिसिन। तो पेशेंट को लग रहा है कि वास्तविक में मेडिसिन दिया है, लेकिन वो होता क्या है, एक मीठी गोली होती है। ठीक है। तो एक ICD-10 है जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल साइंस है। ICD-10 का 10 अब तो 11th एडिशन आ चुका है। तो उसमें एक F45 है जिसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। तो F45 यानी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में मोर और लेस यही होता है। बहुत जो है इसमें डॉक्टर शॉपिंग करता है, पेशेंट बहुत सारे जो है टेस्ट करवाता रहता है, बट उसके सारे के रिज़ल्ट जो है नॉर्मल आते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट जो है यूज़ करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस मतलब द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट लीड्स टू अ डिसीज़। ठीक है। तो मतलब किसी भी एबनॉर्मलिटी को एसेस करना उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। और पैथोजेनेसिस मतलब वो देखना कि जो पैथोलॉजी है उसका रूट कॉज क्या है, द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीडिंग टू न्यूमोनिया। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर स्टडी को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिवायर एंड अडाप्ट। तो ऐसे कंडीशंस जिसमें बॉडी मैक्सिमम चीज़ों में खुद ही अडॉप्ट कर लेती है चीज़ों को और क्योर कर देती है, तो उसी तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स रिकवरिंग लॉस्ट फंक्शंस थ्रू थेरेपी। तो आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी होती है या स्टिमुलेशन टेक्निक बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं आजकल। तो इवन RTMS भी एक स्टिमुलेशन टेक्निक है ब्रेन की, जिससे जो है एंजाइटी को कम करते हैं, OCD को कम करते हैं, OCD में यूज़ होता है। तो इसी तरीके से मल्टीपल स्टिमुलेशंस टेक्निक हैं जो फिट्स आते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, उसको भी कंट्रोल करते हैं, यानी मिर्गी को भी। तो आजकल बहुत एडवांसमेंट होता जा रहा है, थेरेपी पे शिफ्ट होती जा रही है फार्माकोथेरेपी से, तो उसका काफ़ी यूज़ हो रहा है स्टिमुलेशन का। ठीक है। तो ASD यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें भी कुछ कुछ थेरेपीज़ होती हैं, जैसे स्पीच थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, जो सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन है जिसमें सेंसरी मोटर इशूज़ होते हैं उनमें भी यूज़ होता है।
तो खैर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ डिफरेंट थिंग, बट ASD इज़ डिफरेंट थिंग, इससे रिलेटेड है इसलिए बता दिया मैंने। इन्फ्लामेशन क्या होता है? द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। कोई इंजरी और इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म तो आप लोगों ने सुना होगा, केमिकल प्रोसेस दैट मेंटेन लाइफ बॉडी एंड ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एपिडेमोलॉजी, यानी एपिडेमोलॉजी क्या होता है? किसी भी डिसऑर्डर के रूट कॉज को स्टडी करना, उसके फैलाव को स्टडी करना, यानी फैला यानी प्रेवलेंस कितना है, उन सारी पूरी जो है एविडेंस बेस्ड रिसर्च को एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज इन पॉपुलेशन। तो जो कोविड-19 पे स्टडी हुआ उसके रूट कॉज को जानने के लिए, उसके स्प्रेड को जानने के लिए उसको एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। एनेस्थीसिया, यानी बॉडी के किसी पार्ट को जो है सुन्न करने के लिए जो सर्जरी से पहले किया जाता है उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। अ मेडिकल प्रैक्टिस दैट इंड्यूस इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी पेन के जो है पेन पता ना चले उसके लिए उस पार्ट को इनसेंसिटिव कर देते हैं। यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी में जो यूज होता है वो यूजुअली मतलब NDPS ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो 1985 में आया था। और इसमें जो ये नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं यूजुअली यही यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया के लिए। जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। तो उसकी स्टडी को जीन इन्फॉर्मेशन जो आप देखते हो कि अपने पेरेंट्स के ट्रेड्स आपके बच्चे में या बच्चों में होता है तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो उस जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड स्टडी को जेनेटिक्स के अंदर रखते हैं। एग्जांपल, इनहेरिटिंग आई कलर फ्रॉम पेरेंट्स। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को स्टडी करना इम्यूनोलॉजी होता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़। उसके बाद में है साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ये देखोगे जो ये इसके प्रोपोनेंट है इवान पाउलो हैं। इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों के थ्रू जो है एक रिसर्च किया डॉग के ऊपर, तो उसी को जो है क्लासिकल कंडीशन बोलते हैं, एक लर्निंग थियरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग बेस्ड ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट को जो है रिवार्ड्स को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में उसके अडाप्टिव बिहेवियर को एनहांस करने के लिए हम कुछ जो है रिवार्ड्स देते हैं। नेगेटिव में उसके जो है माल अडाप्टिव बिहेवियर को कम करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा जो है अनप्लीजेंट वर्क दे देते हैं। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है एक टाइप का वो पनिशमेंट ही होता है। इसी में रीइंफोर्समेंट में हम टोकन इकॉनमी भी यूज़ करते हैं। टोकन इकॉनमी मतलब कि अच्छे काम के लिए उसको कुछ टोकन्स दे देना और वो टोकन इकट्ठा करते जाएगा तो बाद में उसको उस टोकन पे जो भी उसको अच्छा लगता है, चाहे घूमना या कोई गेम जो भी है उसको प्ले करने के लिए ले जाएंगे। साइकोएनालिसिस क्या होता है? एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड। तो जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है बातें उसको कॉन्शियस माइंड में लाने की प्रोसेस को ही साइकोएनालिसिस बोलते हैं, और ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब आपके एक्शन और आपके थॉट में डिफरेंस होना, उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए देखोगे आप डिस्कम्फर्ट फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और एक्शंस। तो जैसे सिगरेट पीते हो आप, लिखा है साफ साफ उस पर कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये आपको पता भी है और पता होते हुए भी आप पी रहे हो, तो इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और सिगरेट के डिब्बे पे आप देखोगे तो 80% जो है कवर किया रहता है उसके नोटिस से कि कैंसर होता है, डेंजरस है, हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये कोटपा एक्ट है, COTPA एक्ट जो 2003 में आया था, इसको बोलते हैं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो इससे रिलेटेड जो गाइडलाइन है टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कोटपा एक्ट के अंडर बनता है, तो 2003 में आया था। और टोबैको जो है सेसेशन प्रोग्राम जो है अभी 100 डेज़ के लिए चल रहा था, तो काफ़ी 100 डेज़ के लिए टीबी का चल रहा था, टीबी एरेडिकेशन का। टोबैको सेसेशन प्रोग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। और कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया था लीवेंस फेस्टिंजर ने। हायरार्की ऑफ नीड्स आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, मोटिवेशन की थियरी है जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी थी,
और सबसे पहला जो स्टेज है रोटी कपड़ा मकान, यानी कि जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी आ जाता है, सेफ्टी के बाद में सेफ्टी का लव एंड बिलोंगिंग्स आ जाता है। ऐसे ही इन लास्ट जो आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ठीक है, तो वो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। वो अलग अलग लेवल पे, जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, कंक्रीट इंटेलिजेंस होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब कि करंट सिचुएशन में कुछ इश्यूज आ जाएं तो उससे आपको निकलने के लिए जो आपने कोई तरीका ढूंढ लिया तो उसको जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लूइड मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर का है। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी जीन मतलब पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा का है। और अल्बर्ट बंडूरा जो है बिहेवियरिस्ट भी माने जाते हैं। और इन्हीं जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, इन मेथड्स को यूज़ करके ये बिहेवियर थेरेपी किया जाता है। उसके बाद में अटैचमेंट थ्योरी है। अटैचमेंट थ्योरी, अर्ली रिलेशनशिप शेप फ्यूचर इमोशनल बॉन्ड। तो ये इसका एग्जांपल देखोगे, नेग्लेक्टेड चाइल्ड में स्ट्रगल विद ट्रस्ट इन एडल्टहुड। तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को इनिशियल स्टेज में बहुत प्यार से समझा के रखना चाहिए। अगर उस बच्चे ने दूध मांगा और उसको थप्पड़ मार दिया उसकी माँ ने, तो धीरे धीरे उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और लेटर ऑन वो जो है मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। उसका जो है ASPD भी हो सकता है केस आगे, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या जो है किसी नशे की तरफ बढ़ सकता है। इसके प्रोपोनेंट थे अटैचमेंट थ्योरी के जॉन वॉल्बी। कॉग्निटिव थेरेपी, जिसको RNT बेक ने दिया है। कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निशन मतलब कि आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग, आपका परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल उसको कॉग्निशन बोलते हैं। तो उस कॉग्निशन में कोई जो है एरर होता है तो उसको कॉग्निटिव एरर बोलते हैं। कॉग्निटिव एरर या कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। तो कॉग्निटिव एरर होता है अगर, तो उस एरर की वजह से आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए CBT यानी टोटल कॉग्निशन और बिहेवियर को ठीक करने के लिए CBT होता है, और CBT दिया है RNT बेक ने। उसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल जैसे ओवरऑल इंटेलिजेंस होता है वैसे IQ होता है, तो IQ के अंदर EQ और SQ भी रखते हैं। EQ होता है इमोशनल कोशेंट और SQ होता है सोशल कोशेंट। IQ का जो फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 से निकाला जाता है। उसके बाद में सोशल वर्क से रिलेटेड टर्म्स है। केस मैनेजमेंट आप लोगों ने देखा ही है कि एक इंडिविजुअल का कोई केस डील करना या किसी पर्टिकुलर जो है एजेंसी का केस डील करना, वो केस मैनेजमेंट में आता है। सोशल जस्टिस यानी प्रमोटिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। एम्पावरमेंट थ्योरी यानी हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। ठीक है, यानी इनेबलर की भूमिका में रहना एक सोशल वर्कर को। रेजिलियंस, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उससे कैसे रिकवर करना है, उस एबिलिटी को, उस एडवर्स कंडीशन से निपटने की जो क्षमता होती है उसी को रेजिलियंस बोलते हैं। एक तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हो इसको। कोपिंग मैकेनिज्म यानी किसी भी समस्या से निकलने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में ब्रेकअप हुआ तो आफ्टर ब्रेकअप एक होता है दारू पीने लगता है, एक होता है मंदिर जाने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, और एक होता है कि जो दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलने जुलने लग जाता है अपनी उस समस्या को भुलाने के लिए। तो अप्रोच तो तीनों का ठीक है, लेकिन तीनों का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? ठीक है, तो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म, एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म। तो जो दारू पीने लग गया वो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है, बाकी दोनों पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म है। इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? हाउ डिफरेंट सोशल आइडेंटिटीज, रेस, जेंडर, क्लास, इंटरेक्शन जो आपस में होता है तो उसको इंटरसेक्शनैलिटी बोलते हैं। अलग अलग रेस में, अलग अलग जेंडर में, अलग अलग क्लासेस में। अ ब्लैक वुमेन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू बोथ रेस एंड जेंडर। तो कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या होता है? कल्चरल कॉम्पिटेंस मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है अलग अलग कल्चरल जो है सोशल वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में। क्योंकि अगर कल्चरल कॉम्पिटेंस आपके अंदर नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होने में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। एथनोसेंट्रिज्म इसीलिए आता है। एथनोसेंट्रिज्म मतलब कि अपने कल्चर को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना और दूसरे कल्चर को जो है नीचा दिखाना, तो उसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच मतलब फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी रादर देन डेफिसिट्स, मतलब इसमें हम SWOT शॉर्ट जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इसका फुल फॉर्म है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो हम हमेशा स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वीकनेस को असेस करते हैं, बट वीकनेस को कैसे जो है अपने वीकनेस को कैसे मजबूती में बदला जाए, कमजोरी को कैसे मजबूती में बदला जाए, ये सिखाते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं वो हम अवेयर करते हैं, इसको स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। एडवोकेसी मतलब स्पीकिंग ऑफ फॉर अदर्स राइट, दूसरे के राइट्स को लेके आप उसके लिए उसकी आवाज़ बनना, उसको एडवोकेसी बोलते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट आपको पता है, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज़ टू सॉल्व सोशल इशूज़। क्राइसिस इंटरवेंशन इन इमीडिएट सपोर्ट फॉर पीपल इन डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस अगर मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात करेंगे तो सुसाइड भी एक इमरजेंसी साइकेट्री और जो है क्राइसिस का सिचुएशन होता है, या डेप्ट हो गया है, बैंक करप्सी हो गई है, नियर डियर का डेथ हो गया है, तो ये सब क्या है, क्राइसिस इंटरवेंशन है। ठीक है, अगर देखा जाए मान लिया किसी नियर डियर का डेथ हुआ है तो वो भी है तो एक जो है क्राइसिस ही, उसमें हम डाबडा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। डाबडा यानी इसका फुल फॉर्म होता है डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और उसके बाद में एक्सेप्टेंस, लास्ट में एक्सेप्टेंस आता है। पहला है डिनायल, दूसरा है एंगर, तीसरा है बार्गेनिंग, चौथा है डिप्रेशन एंड पांचवा है एक्सेप्टेंस। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं और इसमें सपोर्टिव साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी के साथ साथ क्राइसिस इंटरवेंशन के अलग अलग स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टर्म्स जो हैं जैसे एथिक्स मतलब मोरल एथिक्स भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है, तो बार मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग बिहेवियर। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूजिंग रिसर्च टू इन्फॉर्म डिसीजंस। स्टिग्मा जो कि एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ ग्रुप और कंडीशन, लाइक मेंटल इलनेस को लेके सबसे ज़्यादा अभी भी स्टिग्मा है, उसको जनरल हॉस्पिटल में ना रख के अलग बनाए जाने की बात करते थे, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने कहा नहीं, इसको एक सामान्य बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो MHA कब आया, मेंटल हेल्थ एक्ट ये आया 1987 में, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ये आया 2017 में। RPWD एक्ट आया 2016 में, और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 1995। तो इसी का अमेंडेड वर्जन है RPWD और MHA का अमेंडेड वर्जन है MHC। इस तरीके से याद रखिए। उसके बाद में वेलबींग या पर्सनस ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसको वेलबींग बोलते हैं। स्टिग्मा तो आपको बता ही दिया। और एक और चीज़ है जो IUCD है, एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है ये, और ये पता नहीं मैं किस विषय पे इसको डिस्कस करते हुए कर दिया था, याद नहीं आ रहा। तो IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को कॉपर टी भी बोलते हैं, जो कि फीमेल जो है कि फीमेल को इंसर्ट कराया जाता है उसको फॉर द पर्पज़ ऑफ जो है रिप्रोडक्टिव, क्या कहते हैं उसको यार, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव है, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए, फैमिली जो है कंसीव ना हो उसके लिए। न्यूरोडाइवर्सिटी, तो इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर, तो ये ध्यान रखना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। IUCD न्यूरोडाइवर्सिटी क्या है, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट ब्रेन फंक्शंस एज नॉर्मल वेरिएशंस। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, द राइट टू मेक ओन्स ओन चॉइस, यानी आपको अपने जो है चॉइस को चुनने का अधिकार है। तो उस जैसे कोई भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, काउंसलर है, तो ये ध्यान देना है कि जो क्लाइंट है उसको उसका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका रेस्पेक्ट करना है। आपको उसके बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेना है, उसको डिसीजन लेने के लिए इनेबल करना है। कोपिंग मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर ही दिया कि स्ट्रेटजीज यूज टू मैनेज स्ट्रेस, जो हमने बताया ही था, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से था। पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, बिलीफ इन ओन्स एबिलिटी टू सक्सीड, यानी अपनी क्षमताओं पे विश्वास बनाए रखना। लोगों को अधिकतर क्या होता है, जब डिप्रेशन के फेज़ में आते हैं तो उनको अपने ही क्षमताओं पे शक होने लग जाता है। ठीक है, तो वो सेल्फ एफिकेसी को इन्हांस करना है। बास्केटबॉल प्लेयर बिलीव दे कैन इम्प्रूव देयर फ्री थ्रो शॉट्स विद प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस यानी अपने सेंसेस को यूज़ करके आपकी अपनी बॉडी को जो है एक वेलबींग के स्टेज में लाना, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट।
ग्राउंडिंग थेरेपी भी एक है जिसके थ्रू हम माइंडफुलनेस के कुछ कुछ अप्रोचेस को यूज़ करके हम अपनी वेलबींग को अचीव कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट क्या होता है? असिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और समुदाय के साथ मिलके आपकी जो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होती है उसको सोशल सपोर्ट बोलते हैं। कैंसर पेशेंट रिसीविंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल। बर्नआउट क्या होता है? इमोशनल एंड फिजिकल एग्जॉशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। लगातार आप एक ही पेशेंट को ले जाके पूरे 2 दिन में कहीं दिखा पाते हैं, ओपीडी में लाइन, हर जगह लाइन, तो उस कंडीशन की वजह से आपका जो इमोशनल विड्रॉल होता है, आपकी जो फिजिकल फटीगनेस होती है, उसको बर्नआउट बोलते हैं। रेजिलियंस यानी द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, यानी जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से कैसे आप निकल पाए, किन किन अप्रोचेस से, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। ट्रामा इन्फॉर्म्ड केयर यानी एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रामा। साइको सोशल डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एरिक एरिक्सन का, पर्सनालिटी का है। हाउ इंडिविजुअल्स ग्रो इमोशनली एंड सोशली। क्राइसिस साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जब आएगा तब जो है एरिक एरिक्सन का रहेगा। वैसे साइको सोशल डेवलपमेंट ओवरऑल जो है वो यही है कि इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति इमोशनली और सोशली कैसे अडॉप्ट करता है और कैसे आगे बढ़ता है। क्राइसिस मैनेजमेंट आपको बताया, हैंडलिंग इमरजेंसी इफेक्टिवली, तो उसको क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं और उस इंटरवेंशन को क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। मोटिवेशन द ड्राइव टू अचीव गोल्स। अब मोटिवेशन जो मैस्लो की थ्योरी है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही, सेफ्टी नीड सबसे पहले क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी है, सेफ्टी के बाद लव एंड बिलोंगिंग्स है, फिर सिक्योरिटी है, उसके बाद में इन लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी स्ट्रेटजीज फ्रॉम रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स। जो 2 ग्रुप हो सकता है, ग्रुप के अलावा स्पाउस हो सकते हैं, स्पाउस में आपस में इश्यूज होते हैं तो हम लोग कपल थेरेपी भी और फैमिली थेरेपी ये प्रैक्टिस करते हैं। मेंटल हेल्थ लिटरेसी यानी अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीफ अबाउट वेदर आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाई ऑनसेल्फ और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कुछ और चीज़ें हैं साइकियाट्री से रिलेटेड। अफेक्ट एक शॉर्ट टर्म इमोशनल एक्सप्रेशन है। जैसे हम पूछते हैं कि आपका मन कैसा है, तो क्लाइंट कहता है कि अच्छा है। अच्छा है क्या है? एक सब्जेक्टिव है, बट उस पर अफेक्ट क्या है? अफेक्ट मतलब कि जब वो कह रहा है अच्छा है तो क्या उसका जो अफेक्ट है वो अच्छा है जैसे होना चाहिए वैसा है, या कह तो रहा है अच्छा लेकिन जो उसके शक्ल बता रहे कि वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसमें अगर जो वो अफेक्ट है, जो वो एक्सप्रेशन है, उसी को अफेक्ट बोलते हैं। पर्सन्स इमोशनल एक्सप्रेशन सच एज सैडनेस और जॉय। एग्जाम्पल, अ पेशेंट विथ फ्लैट अफेक्ट या ब्लेंडेड अफेक्ट में शो नो फेशियल एक्सप्रेशन इवन व्हेन डिस्कसिंग अ सैड इवेंट। अगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और क्राउडेड प्लेसेस से डर लगना, उसको अगोराफोबिया बोलते हैं। और अगोरा के बाद पायरोफोबिया होता है, आग से डर। एक्रोफोबिया होता है हाइट से डर। निक्टोफोबिया होता है अंधेरे से डर। और हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर। इसी तरीके से मल्टीपल फोबिया हैं, ठीक है। और इन फोबिया को कम करने के लिए ERP यूज़ होता है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। और ये ERP OCD के लिए भी यूज़ होता है। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एनाडोनिया मतलब कि जो काम आपको करने में पहले बहुत अच्छा लगता था अब उसी काम में मन नहीं लगता है, तो ये एनाडोनिया जो है डिप्रेशन में ज़्यादा पाया जाता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी जो ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जिनमें कंडक्ट के सिम्टम्स होते हैं, यानी जो नियमों कानूनों का बिल्कुल भी जो है पालन नहीं करते, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, सोसाइटी की जो नियम्स हैं उसको बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रखते हैं, उसको एंटी सोशल पर्सनालिटी बोलते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें बाईपोलर से नाम ही पता चलेगा, बाई मतलब 2, पोलर मतलब पोल से बना है, ठीक है। तो अगर मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन का एक फेज़ रहा है और डिप्रेशन के साथ साथ मैनिक एपिसोड भी कभी आया है तो उसको बाईपोलर में काउंट करते हैं। तो मैनिया और डिप्रेशन दोनों मूड डिसऑर्डर हैं। कैटाटोनिया क्या होता है? एक कैटाटोनिक मतलब साइकोसिस डिसऑर्डर का, स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम्स में से आता है, एक प्रकार है कैटाटोनिया। तो कैटाटोनिया में एक स्टूपर कंडीशन आ जाता है, इंसान लंबे समय तक जो है एक ही कंडीशन में, एक ही पोस्चर में बैठा रहता है, सेल्फ केयर पुअर हो जाता है, बातचीत किसी से नहीं करता,
तो एक तरीके का कैटाटोनिया सिम्टम है। इसी तरीके से पैरानोइया होता है यानी पैरानॉइड होता है। पैरानॉइड में चीज़ें कुछ ऐड ऑन हो जाती हैं, इसमें कुछ लेस हो जाती हैं, ऐसा समझ लो। तो पैरानॉइड में इंसान जो है उसके कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, वो कुछ सुनाई देने लगता है जो वास्तविकता में होता नहीं है, जो दिखाई देने लगता है कुछ जो वास्तविकता में होता नहीं है। उसको हेलुसिनेशन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। फिर एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम जो है यूजुअली जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है या कॉग्निटिव एरर है उसको जो है आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करते हैं एडाप्टिव थॉट से, तो उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। एरन टीवेक ने दिया था। कंपल्सन मतलब कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर जो ओसीडी में होता है यूजुअली कि बार बार एक ही काम को करना, और वो काम इसलिए करता है क्योंकि ऑब्सेशन आया तो उसको चिंता हुई, उस चिंता को कम करने के लिए कंपल्सन किया यानी काम किया, जिससे चिंता कम हो गई। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा वही सेम चीज़ रिपीट होता है, यानी वो लूप ऐसे ऐसे बनता चला जाता है कि हाथ गंदे हैं तो हाथ धुल के आ गए, फिर एंजाइटी थोड़ी देर कम हुई, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद यही हाथ गंदे हैं होने के जो है थॉट्स आते हैं, और यही लूप चलता रहता है। इसको ओसीडी बोलते हैं। डेल्यूजन यानी शक की बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया में अक्सर होती है। डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो ये सब एक तरीके से शक की बीमारी है जो कि मेंटल इलनेस के स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट होता है। डिमेंशिया यानी एक तरीके की जो है बीमारी है जो न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग को जो है अफेक्ट करता है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। अ डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्टिंग मेमोरी एंड बिहेवियर। ये एज रिलेटेड भी होता है, एज रिलेटेड एट्रॉफी की वजह से भी। अ ग्रैंड मदर फॉरगेट्स फेमिलियर फेसेस एंड हाउ टू परफॉर्म डेली टास्क। डिसोसिएशन अपनी ही बॉडी और अपनी ही प्रेजेंस से जो है डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी, मेमोरी और आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो होता है डिसोसिएशन ऑफ अमनीजिया होता है। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, सीवियर स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। हेलुसिनेशन आपको बता ही दिया। हेलुसिनेशन विजुअल भी हो सकता है यानी कुछ दिखाई देगा, ऑडिटरी भी हो सकता है कुछ सुनाई देगा जो कि वास्तविकता में है नहीं, टैक्टाइल भी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी भी हो सकता है। टैक्टाइल मतलब ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे कुछ चल रहा है, कुछ कीड़े चल रहे हैं, बट है नहीं। हाइपोमैनिया यानी मैनिया का एक तरीके से थोड़ा सा लोअर जो है कैटेगरी हो जाता है। मैनिया में बहुत ही हाई एनर्जी फील करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, ओवर फैमिलियरिटी हो सकती है, और जो है पैसा खूब खर्चा करेगा, चटक मटक कपड़े पहनेगा, हाई एनर्जी फील करेगा। उसी से थोड़ा सा कम होता है वो हाइपोमेनिया होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी जो हमारे ब्रेन के कह सकते हो वायर्स हैं या जिनमें जो केमिकल्स हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, लाइक डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरपेरिफ्रिन, गाबा, और गाबा के अलावा आपका ये गाबा के अलावा और क्या है, कॉर्टिसोल। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो अलग अलग जो है लेवल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो अलग अलग बीमारी को बढ़ावा देते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, और ये अनवांटेड थॉट्स जो है बार बार आते हैं और उस पर कंपल्सन करता है बंदा, तो वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद पैनिक अटैक एक सडन इंटेंस एपिसोड ऑफ फियर विद फिजिकल सिम्टम्स। इसमें लगेगा कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, ऐसा लगेगा कि अब बचेंगे नहीं, इसको पैनिक अटैक बोलते हैं, और ये साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होती है। पैरानोइया आपको बताइए, रेशनल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन ऑफ अदर्स। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, बचपन में किसी के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, उनके मम्मी पापा का उनके सामने हत्या हुई है या जल के मरे हैं या कोई और मेजर एक्सीडेंट हुआ है, तो वो लेटर ऑन उनको बहुत ही जो है ट्रॉमा क्रिएट करता है और बहुत ही परेशान करता है। साइकोसिस आपको बताया कि रियलिटी से टच नहीं होता। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन लॉस्ट टच विद रियलिटी, यानी रियलिटी से टच जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर अफेक्टिंग थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है, इमोशंस और बिहेवियर, ऑफन इन्वॉल्विंग साइकोसिस। इसमें देखो ये दिया हुआ है, अ पर्सन हियर्स वॉइसेस, बिलीव्स दे आर बीइंग फॉलोड एंड हैज़ डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ठीक है। तो वॉइसेस जो सुनाई देते हैं उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। बिलीव दे आर बीइंग फॉलोड, ठीक है, तो उनको शक की बीमारी हो जाती है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, डिल्यूजन हो जाता है। एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच यानी उनकी जो बात करने की जो है स्टार्ट करेंगे
तो 2-3 टर्म्स इसमें होते हैं, जैसे एक होता है सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब बात आप शुरू करोगे किसी टॉपिक पे, उस बात को तो करते 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 पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और फिर वापस उस टॉपिक पे बहुत घंटों बाद मतलब बहुत देर बाद आएंगे। और उसी एक होती है टेंजेंशियलिटी मतलब कि जो टॉपिक पे आप बात शुरू करोगे, पूछोगे आपका नाम क्या है तो बताएंगे नाम, बाकी चीज़ें जो है बताते बताते किसी और टॉपिक पे बात करने लग जाएंगे और फिर उस टॉपिक पे नहीं लौटेंगे। ठीक है, तो ये सब डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का सिम्टम है। सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या है? एट्रीब्यूशन थ्योरी, यानी हाउ पीपल इन्फर द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर। बाईस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है? बाईस्टैंडर यानी द टेंडेंसी टू नॉट हेल्प इन इमरजेंसी व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट, मतलब एक तरीके से धूर्तता, आपके सामने कोई जो है तड़प तड़प के मर जाए और आप उससे जो है बिल्कुल भी हेल्प ना करो और आप डॉक्टर भी हो। ठीक है, तो इसको बायस्टैंडर इफेक्ट बोलते हैं। पर्सन कोलैप्स ऑन अ बिजी स्ट्रीट बट नो वन हेल्प्स एज्यूमिंग समवन एल्स विल। ठीक है, तो ये जो है बायस्टैंडर है। कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको बता दिया है, इज डिस्कम्फर्ट फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स और एक्शन। कन्फर्मिटी क्या होता है? मैचिंग ओन्स बिहेवियर टू ग्रुप नॉर्म्स, मतलब आपका जो व्यवहार है वो ग्रुप के व्यवहार से, ग्रुप के नियम कानून से मैच करता है, उसको कन्फर्मिटी बोलते हैं। अ टीनेजर स्टार्ट्स बियरिंग द सेम ब्रांड ऑफ शूज एज देयर फ्रेंड्स, तो एक हो जाता है ना कि हम लोग सिर्फ ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल जिएंगे। डी इंडिविजुएशन क्या होता है? लॉसिंग सेल्फ अवेयरनेस इन ग्रुप, अपने आप से अपने आप की पहचान को खो देना, अपने आप से जो आपकी अवेयरनेस है अपने आप के बारे में वो खो देना ग्रुप में जाके, डी इंडिविजुएशन कहते हैं। ड्यूरिंग राइट्स इंडिविजुअल एंगेज इन वेंडलिज्म दे वुड नॉट डू अलेन। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन क्या होता है? ओवर एस्टिमेटिंग पर्सनैलिटी एंड अंडर एस्टिमेटिंग सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। ग्रुप थिंकिंग यानी प्रायोरिटाइजिंग हार्मनी ओवर क्रिटिकल थिंकिंग इन अ ग्रुप, यानी जो समूह से संबंधित जो फ़ायदा हो उसके बारे में सोचना, उसको ग्रुप थिंकिंग बोलते हैं। हालो इफेक्ट क्या होता है? जजिंग पर्सन्स एंटायर कैरेक्टर बेस्ड ऑन वन पॉजिटिव ट्रेट, कोई एक पॉजिटिव ट्रेट के बिहाफ पे पूरी पर्सनालिटी असेस कर देना, पूरा जो है उनके बारे में डिसीजन दे देना, या कोई एक सीन देख के पिक्चर का पूरे जो है पिक्चर की कोई पूरे मूवी का रिव्यू दे देना, उसको इस तरीके की चीज़ को हालो इफेक्ट बोलते हैं। इम्प्लिसिट बायस क्या होता है? अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स अफेक्टिंग डिसीजंस एंड बिहेवियर्स। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या? पर्सनस आइडेंटिटी शेप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स, यानी वो ग्रुप के मेंबर्स की जो आइडेंटिटी है उसी तरीके से उसकी भी आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जाए। ठीक है, तो संगत का असर बहुत ज़्यादा फर्क डालता है और उस संगत के बिहाफ पे भी आपको, जब मान लिया आप ऐसे बंदों के साथ रह रहे हो जो बहुत ही एंटी सोशल है तो आपको भी माना जाएगा कि ये भी एंटी सोशल है, तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी वही कहता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है अटैचमेंट थ्योरी, अर्ली रिलेशनशिप शेप फ्यूचर इमोशंस बॉन्ड। बिहेवियरल थेरेपी यानी जो गलत बिहेवियर सीख लिया है किसी ने उसको सही बिहेवियर से रिप्लेस करना, उसको बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक तरीके की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ऐसे में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, किसी रिलेशनशिप इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एक रिलेशन में वो लंबे टाइम तक रहते नहीं हैं, लगातार वो चेंज करते रहते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म आपको बताया ही कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी भी क्या होता है? थेरेपी फॉर इमोशनल रेगुलेशन ऑफन यूज्ड फॉर बीपीडी यानी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक्सपोजर थेरेपी यानी जो हमने आपको बताया था ईआरपी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसी को बोलते हैं ईआरपी। रेजिलियंस बता ही दिया, सेल्फ एफिकेसी बता ही दिया, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर हो गया। एक्लेक्टिव थेरेपी क्या होता है? एक्लेक्टिव थेरेपी मतलब एक टाइम पे मल्टीपल अप्रोच को यूज़ करना, मल्टीपल प्रिंसिपल को यूज़ करना, होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करना, उसी को एक्लेक्टिव थेरेपी बोलते हैं। कंबाइनिंग टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट थेरेपी अप्रोचेस, यानी एक समय में कई सारी थेरेपी के अप्रोचेस को यूज़ करके किसी क्लाइंट के साथ डील करना, उसको एक्लेक्टिव थेरेपी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी लंबा हो गया, 34 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इससे आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं और इससे रिलेटेड इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप सॉल्व कर पाओगे। और वैसे तो मैंने PYQ के लिए स्पेसिफिक कोई जो है स्टार्ट नहीं किया है बैच, बट अगर आप लोग PYQ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे कोर्स को अगर आप अभी भी लेना चाहते हो, अभी डेडिकेटेड हो, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।